हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतिभा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन, ठीक है, जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा मॉडल क्वेश्चन है वो किसके लिए है? आईएसी अर्थात इंटरमीडिएट साइंस और इंटरमीडिएट कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसे। कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो है 100 + 6 अर्थात 6 है आपका सब्जेक्टिव, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिद्धांतिक या विषयनिष्ठ, और 100 है ये एमसीक्यू अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए देखते हैं इसे। इसके लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं आपको। जैसे परीक्षार्थी के लिए जो निर्देश है वो परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को अवश्य लिखे, ठीक है। तो ये सब आपके लिए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ दिया गया है कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें से किन्हीं 50 का ही आंसर आपको देना है, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि आप 100 आउट ऑफ 100, ठीक है, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, इस 100 में से 100 हमें आ रहा है, लेकिन ठीक है जिसमें हम 100% कंफर्म है हम उसी पे टिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था। देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? तो पहले तो आपने देखा यह किस कहानी का है, उसने कहा था। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम सभी क्वेश्चन पे जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ उसके जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे ये सभी जो प्रश्न है, ठीक है, वो आपको बताया जा चुका है, ठीक है। हमारा जो पेड कोर्स है उसमें आपको ये सभी, जैसे कि उसने कहा था, में आपको 3 लेक्चर मिला होगा, जिसमें से पहला होगा चैप्टर एक्सप्लेनेशन का, जिसमें आपको इस कहानी को समझा दिया गया होगा। साथ ही दूसरा जो रहा होगा वो होगा सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसने कहा था, ठीक है, उसे देखे थे। और जो थर्ड लेक्चर था वो है सब्जेक्टिव का, अर्थात इसमें आपको 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को बताया गया होगा, ठीक है। तो इस सब से आप परिचित होइएगा और इस प्रश्न से भी आप बिल्कुल परिचित होइएगा। तो देखते हैं इसे। चलिए, हमारा जो प्रश्न है ये क्या है? उसने कहा था में जो सूबेदारनी है वो युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहती है? किससे कहती है? लहना सिंह से। किससे कहती है? लहना सिंह से, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। लहना सिंह किस पद पर रहता है? जमादार के पद पर। किस पद पर? जमादार के पद पर, ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान, इन्होंने जन्म कहाँ पर लिया? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान, ठीक है। और इनका निवास स्थान कहाँ था, अर्थात यह रहते कहाँ थे? तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। गुलेर गांव में रहने के ही कारण इन्हें गुलेरी कहा गया। क्या कहा गया? गुलेरी, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। एक बार रिवीजन के तौर पे अगर हम इसे देखते हैं तो ये कहा गया है, उसने कहा था कि लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान और ये रहते थे कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। और ये जो प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? लहना सिंह। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। क्लियर? आपको इस चैप्टर के बारे में, ठीक है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है वो मिल चुके हैं। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा संपूर्ण क्रांति, ठीक है, भाषण निम्न में से किसने दिया था? किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया था? 5 जून 1974 को। कब दिया था? 5 जून 1974 को, ठीक है। कहां पर? पटना के गांधी मैदान में। कहां पर? पटना के गांधी मैदान में। याद रखिएगा 5 जून 1974 को ये भाषण दिया गया था उनका, और कहां दिया गया था? पटना के गांधी मैदान में। क्लियर? आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में किस, ठीक है, जो शीर्षक निबंध है उस इसमें से, ये चारों ऑप्शन में से किस रचनाकार का है वो? तो देखते हैं हम। देखिए, मोहन राकेश। मोहन राकेश का क्या है? सिपाही की माँ। क्या है?
सिपाही की माँ। ठीक है, और जान रहे हैं बालकृष्ण भट्ट का क्या है, बातचीत। क्या है, बातचीत बासे बालकृष्ण भट्ट। देखिए यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर का है ओ सदानीरा। ओ सदानीरा क्या है, एक निबंध है। ओ सदानीरा क्या है, एक निबंध है। किस नदी पर लिखा गया है ये, गंडक नदी पर। ठीक है, गंडक नदी पर। और अगर क्षेत्र की बात करें तो चंपारण क्षेत्र। और मल्लेज की रचना कौन सी है, मल्लेज की रचना है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये क्या है, यह एक डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, एक डायरी है। तो यहाँ पे ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हम सभी ने इन सभी को देखा, मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, कलर अलग कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको देखने में, ठीक है, देखिए बालकृष्ण भट्ट के जो रचनाकार है वो बातचीत के है। हंसते हुए मेरा अकेलापन की रचनाकार मल्लेश, और ओ सदानीरा के जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, 1 मिनट, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अगले प्रश्नों को। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है जूठन। ठीक है, जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किन की रचना है। जूठन किन की रचना है, देखते हैं हम ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, दूसरा है उदय प्रकाश, तीसरा है नामवर सिंह, चौथा है जी कृष्णमूर्ति। जूठन किसके द्वारा लिखा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। यह है क्या, तो ये एक आत्मकथा है। यह क्या है, एक आत्मकथा है। ठीक है, यहाँ पे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो हेड मास्टर रहते हैं उनका क्या नाम रहता है, उनका नाम रहता है कलीराम। ठीक है, क्या नाम रहता है, कलीराम, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा निम्न में से किन की रचना है। शिक्षा निम्न में से किन की रचना हो जाएगी, जी कृष्णमूर्ति की। और यह है क्या, तो यह है एक संभाषण। क्या है, यह एक संभाषण है। ठीक है, ये सभी प्रश्नों को आपको करवाया जा चुका है, इन सभी प्रश्नों को आप सभी ने देख लिया है। चलिए आगे देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन को। जायसी की रचना निम्न में से कौन है। कौन है जायसी की रचना, तो आप देख रहे हैं पद्मावत। पद्मावत किन की रचना है, जायसी की रचना है। ठीक है, और पद्मावत में इन्होंने राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। पहले आपको यह किस चैप्टर में आपने पढ़ा है, तो यह आपने पढ़ा है शिक्षा में। किस चैप्टर में पढ़ा है, शिक्षा में। शिक्षा के लेखक कौन है, जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा है क्या, तो एक संभाषण है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, उदय प्रकाश की कौन सी रचना आपके बुक में है, तिरिच, मल्यज, हंसते हुए मेरा अकेलापन, और मोहन राकेश सिपाही की माँ। ठीक है, तो आप अगर तीनों ऑप्शन के बारे में अगर आप जान रहे हैं, ठीक है, इससे परिचित है, तो आपको सही आंसर टिक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे होगा कौन सा रस पाया जाता है। ठीक है, कौन सा रस पाया जाता है सूरदास के पद में, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे नहीं नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, वीर रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस। तो अगर हम बात करें वात्सल्य रस की, तो यह सूरदास के पद में पाया जाता है। अगर हम बात करें श्रृंगार रस की, तो यह मलिक मोहम्मद जायसी, आपने पढ़ा है पद्मावत। ठीक है, उसमें उसके जो रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है,
उनके काव्य में श्रृंगार रस पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं भक्ति रस तो यह तुलसीदास के पद, तुलसीदास के पद, ठीक है। और अगर हम बात करें वीर रस की तो कबीर के जो रचनाकार है कवि भूषण, ठीक है, उनकी कृति में वीर रस पाया जाता है। तो इस प्रकार आप सभी ने देखा ऑप्शन ए जो है वो भूषण द्वारा है, वीर रस। तुलसीदास के पद में भक्ति रस पाया जाता है, वात्सल्य रस सूरदास के पद में पाया जाता है और मलिक मोहम्मद जायसी के पद में श्रृंगार रस पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप डिटेल्ड पढ़े जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। हमने बताया था आपको सु से सूर्य, देखिए आप देख रहे हैं सु से सूर्य और सु से सूरदास, ठीक है। तो आपको इसे याद रखने में क्या होगा? आसानी होगा। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है? ठीक है, तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं। पहले के लोग, ठीक है, लोगों को कहाँ नहीं जाना पड़ता था? न्यायालय नहीं जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है और उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो झुरझुरा गई है न्यायालयों का चक्कर लगाते लगाते। किसने लिखा है ये? ज्ञानेंद्रपति जी ने अपनी यह कविता गांव का घर में से लिखा है। तो यहाँ पे पंच परमेश्वर इज द राइट आंसर। और किस चैप्टर से लिया गया है ये? गांव का घर। गांव का घर किसके द्वारा लिखा गया है? ज्ञानेंद्रपति जी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र, ठीक है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? अगर ऑप्शन की बात करते हैं, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल। तो आप जहां तक देख रहे हैं सुखदेव के नाम पत्र उसमें लिखा है, ठीक है, सुखदेव के नाम पत्र। उन्होंने किसके नाम पत्र लिखा है? सुखदेव के नाम, ठीक है। तो आपने इन सभी क्वेश्चन को देखा होगा अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़े हैं, ठीक है। सभी चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें डाला जा चुका है, आपको वीडियो के माध्यम से वो प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति कौन सी है? कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी उनकी सफलतम नाट्यकृति है। कौन सी? ध्रुव स्वामिनी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, तार सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक और दूसरा सप्तक, ठीक है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इनका प्रकाशन वर्ष कब है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1943, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है? कौन है? ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर नामवर सिंह। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से ठाकुर रामनाथ सिंह इसका सही ऑप्शन होगा, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान की मित्र कौन थी, तो कौन थी? महादेवी वर्मा, ठीक है। जब वो पढ़ाई कर रही थी तो उनकी मित्र कौन थी? महादेवी वर्मा थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को, से केसरिया पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है? से केसरिया पुरस्कार किन्हें मिला है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान को। किस रचना पर? मुकुल। किस रचना पर? मुकुल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विधा है? क्या है यह? निबंध है। क्या है यह? निबंध है। और अर्धनारीश्वर किनके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर। सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन विधा है? क्या है सरोज स्मृति? तो वहां पे एक लिखा गया है, ठीक है। यह किसमें आपको देखने को मिलेगा? यह देखने को मिलेगा आपको पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो इंट्रोडक्शन दिया गया है उसके नीचे, ठीक है, इसके बारे में लिखा गया है। सरोज स्मृति जो शीर्षक है यह रचना है शोक गीत, ठीक है। इसमें लिखा गया है सरोज स्मृति के बाद यह जो पुत्र वियोग है यह दूसरी शोक गीति है। चलिए आगे चलते हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, जयपुर राजस्थान। कहाँ है? जयपुर राजस्थान। और यह रहते कहाँ थे, अर्थात इनका निवास स्थान कहाँ है? गुलेर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर हमारे बिहार से बिलोंग करते थे और सिमरिया बेगूसराय बिहार, ठीक है, इनका जन्म स्थान रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय रचयिता
निम्न में से कौन है? उसके रचनाकार जो है वो कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी रामधारी सिद्धिनकर, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे रामधारी सिद्धिनकर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अज्ञे का जन्म स्थान कहाँ है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश, लम्ही वाराणसी, जयपुर राजस्थान, बेगूसराय बिहार। ये क्या हो जाएगा? बेगूसराय बिहार किनका है? रामधारी सिद्धिनकर का। जयपुर राजस्थान आप जान ही रहे हैं, ये उसने कहा था कि जो रचनाकार है चंद्र शर्मा गुलेरी, उनका। कुशीनगर उत्तर प्रदेश ये है अज्ञे जी का जन्म स्थान। अच्छा, अज्ञे जी की कौन सी रचना हमारे पाठ्य पुस्तक में है? रोज। रोज का पहले क्या नाम था? गैंग्रीन। क्या नाम था? गैंग्रीन। ठीक है। अच्छा, रोज कहानी में अगर रोज की हम बात करें, रोज कहानी की जो नायिका है वो कौन है? वह है मालती। कौन है? मालती। मालती के पति का क्या नाम है? महेश्वर। महेश्वर पेशे से क्या है? एक डॉक्टर है। महेश्वर पेशे से क्या है? एक डॉक्टर है। ठीक है। महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया रहता है? आम। ठीक है, इसमें आम की चर्चा है। और महेश्वर के बच्चे का क्या नाम है? अर्थात मालती और महेश्वर के बच्चे का क्या नाम है? टीटी। याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जयपुर राजस्थान, ऑप्शन सी बेगूसराय बिहार, ऑप्शन डी है कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इनका जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश है और जिला कौन सा है? शाहजहांपुर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी इनके बचपन का नाम था। रामधारी सिद्धिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उर्वशी। कौन सा? उर्वशी। उर्वशी पर इन्हें मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील का पत्थर माना जाता है उसने कहा था। उसने कहा था मील का पत्थर माना जाता है। इसके रचयिता हो गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन हो गए? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहानी लिखी कब गई थी? 1915 में। कब लिखी गई थी? 1915 में। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए काफी है इस प्रश्न के लिए। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। हाँ, छोटा नहीं ना? हाँ चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन है ये। हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? किस कहानी का पात्र है हजारा सिंह? उसने कहा था। उसने कहा था कि अगर पात्र की बात करें तो सूबेदार है, और सूबेदार का ही नाम जो है वह क्या है? हजारा सिंह है। क्या नाम है? हजारा सिंह। फिर आपको इसमें देखने को मिलेंगे जमादार के पद पर लहना सिंह, फिर सूबेदारनी जो सूबेदार की पत्नी है बोधा सिंह। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को इसमें मिलेंगे। वजीरा सिंह। चलिए आगे चलते हैं। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। जब लड़का बार बार यह प्रश्न करता रहता है, ठीक है, तेरी कुरमाई हो गई, तो आपको पता चल जाएगा, इससे याद आ जाएगा कि यह किस चैप्टर से है। तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की द्वारा जो जवाब दिया जाता है, ठीक है, वो क्या क्या कहा जाता है? देखते नहीं कल। कल अर्थात कल हो गई, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालो। ठीक है, इस पर लड़के का जो दिल है वो टूट जाता है और उसके बाद जो उसकी प्रतिक्रिया है उसमें बताया गया है उस कहानी में। तो यह किस चैप्टर से है? उसने कहा था। ठीक है, कौन बोलती है? ये सूबेदारनी बोलती है। किसे? लहना सिंह को। लहना सिंह कौन है? जमादार है। ठीक है, महेश्वर किस कहानी का पात्र है? अभी जस्ट हमने आपको बताया था महेश्वर किसका पति है? मालती का। किस कहानी? रोज। ठीक है, रोज के रचयिता कौन है? अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, क्लियर? आगे चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कुंती किस एकांकी की पात्रा है? कुंती किस एकांकी की पात्रा है? एकांकी आपको इसमें देखने को मिला है सिपाही की माँ, जो कि आपके चैप्टर में है सिपाही की माँ। यह कहाँ से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ठीक है, और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? मोहन राकेश जी है। इसमें आपको जो पात्र है वो देखने को मिलेंगे मुन्नी, बिश्नी, मानक, ठीक है, एक सिपाही भी है, एक दीनू कुम्हार भी है,
और कुंती। कुंती कौन है? पड़ोसिन है। 2 बर्मा की लड़कियां भी इसमें आती है, ठीक है, 2 बर्मा की लड़की भी इसमें आती है, कुछ समय तक उनका रोल है। तो आप देख रहे हैं कुंती किसकी पात्रा है? सिपाही की माँ की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? नामवर सिंह जी। नामवर सिंह जी, और ये इनका ही प्रगीत और समाज है, जो कि हमारा चैप्टर है। प्रगीत और समाज के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? किसने कहा है ये? तो ये कहा है बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन। देखिए, जब हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था इसमें 2 विचारकों का मत आया है। किसका किसका? एक है एडिसन। एक कौन है? एडिसन। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। और एक है बेन जॉनसन। ठीक है, कौन है? बेन जॉनसन। तो पूछा जाएगा असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका कथन है? यह एडिसन का कथन है। किस चैप्टर में आया है? बातचीत। फिर पूछा जाएगा सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह शीर्षक, ठीक है, यह जो पंक्ति है यह किस शीर्षक पाठ से है? तो ये भी किससे है? बातचीत से। बोला किसने है? बेन जॉनसन ने। याद रखिएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार आप पढ़ते हैं तो आपका जो सभी क्वेश्चन है, ठीक है, आप कंफर्मली उसे सही करके आएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि आपको आइडिया है कि ये जो तीनों ऑप्शन है वो क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तुक्का मारने से गलत भी होता है, ठीक है। 60% जो चांसेस होता है वो क्या होता है? गलत होने का। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है? किनको मिला है देखते हैं। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, मलयज और जे कृष्णमूर्ति। तो अंबेडकर जैसा, ठीक है, एक प्रकार से आप समझे अंबेडकर जैसा, ठीक है, उन्होंने साहस किया पढ़ने का। इनके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया है इनके स्कूल के समय में। आप देख सकते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है जूठन, इसमें इन्होंने दर्शाया है। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। और इनकी एक रचना है, इंपॉर्टेंट है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, याद रखिएगा उसे, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है वो। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनसे यह ना कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह किस शीर्षक पाठ से है? यह है जूठन से। और यह किसके द्वारा कहा जाता है? उनकी भाभी के द्वारा कहा जाता है। जब वो खून से लथपथ होकर के बैल का खाल उतार करके आते हैं, ठीक है, और वो काफी थक गए होते हैं, तो उनकी भाभी द्वारा ये कहा जाता है कि इनसे ये न कराओ भले ही हम भूखे रह लेंगे। ठीक है, भाभी के जो शब्द है वो आज भी लेखक के कानों में गूंजते हैं। आगे देखिए, पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है? तिरिच। किस कहानी के है? तिरिच। इसमें तिरिच जो है यह एक क्या है? विषैला जानवर है जो कि पिताजी को काट लिया होता है, और इसी में वैद्य जी की चर्चा आती है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। जसवीर और जनशेर किस आत्मकथा के पात्र है? जसवीर और जनशेर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के कौन होते हैं? भाई होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्रेम ख्यानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन से है? जायसी है। आपको पता होगा जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत। ठीक है, और यह प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के या धारा के कवि रहे हैं। गाढ़ी प्रीति नैन जलभेई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह भी किससे है? करवक से। करवक के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और करबक लिया गया किससे है? तो पद्मावत से, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह तुलसीदास के पद किससे लिया गया है? तुलसीदास के पद से लिया गया है। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? मन डरा हुआ है, बेमन है, उसका बाजा बजाने का उसका मन नहीं है, फिर भी वह आगे पीछे किया हुआ है डर के मारे। ठीक है, यह किससे है? अधिनायक से। कभी पूछते हैं कि आखिर हम लोग जो गा रहे हैं जनगण मन अधिनायक जय है, इसमें जो अधिनायक है वो कौन है? ठीक है, उन्होंने इस पर करारा क्या किया है?
आलोचना की है इसकी। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कि जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, ठीक है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? किससे है? गांव का घर। किसके द्वारा लिखा गया है? ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा। किस पुस्तक से लिया गया है? संस्यात्मा से। किस पुस्तक से? संस्यात्मा से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? जहां भी हमने आपको बताया था कि जहां भी आपको पुरुष और नारी ये दोनों शब्द देखने को मिलते हैं, यह किसका होगा? अर्धनारीश्वर का, ठीक है। आपने यहाँ पे पुरुष देखा, नारी देखा, किसका हो जाएगा? अर्धनारीश्वर का। रचनाकार कौन है? दिनकर जी, अर्थात रामधारी श्री दिनकर। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? अभी जस्ट हमने आपको बताया था पीछे, गंडक नदी की। किस नदी की? गंडक नदी की। और किस क्षेत्र की? चंपारण क्षेत्र की। 43 है, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ठीक है, लेखक जब अपने दोस्त, जो बचपन की दोस्त होती है मालती और दूर के रिश्ते की बहन भी होती है, उसके घर आते हैं, तो उसके जो पति है वो पेशे से क्या है? डॉक्टर है, और वे इलाज करके आए होते हैं गैंग्रीन का। कांटा चुभने से, ये गैंग्रीन क्या है? कांटा चुभने से पैर में नासुर बन जाता है और फिर बाद में लोगों की मृत्यु हो जाती है, या तो उसे ऑपरेशन करके काटना पड़ता है। तो उसी में इस बात की जिक्र आई है कि आज तक तो सुना नहीं था, कांटों के चुभने से मर जाते हैं। यह किसमें आया है? रोज में। रोज के रचयिता कौन है? अज्ञे जी। क्लियर? आगे देखे 44 नंबर क्वेश्चन, तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है? तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो तिरिच है जादुई यथार्थवादी। जादुई यथार्थवादी। गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है? गैंग्रीन, गैंग्रीन के रचयिता कौन हो जाएंगे? अज्ञे जी, क्योंकि हमने आपको बताया रोज कहानी का पहले क्या नाम था? गैंग्रीन नाम था, ठीक है। विपथग्गा नामक पत्रिका में यह छपी हुई थी। तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तिरिच क्या है? एक विषैला कीड़ा है। क्या है तिरिच? एक विषैला कीड़ा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई गया दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। हमने आपको बताया था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें मिला? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। और वही बोला, उसी में हमने आपको बताया था, उसी प्रश्न में दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र हमेशा से पूछता है, ठीक है, कि यह किनकी रचना है? किनकी रचना है ये? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। पुंडलीक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? पुंडलीक जी आपने पढ़ा होगा ओ सदा नीरा, इसमें चंपारण क्षेत्र, ठीक है, चंपारण क्षेत्र की चर्चा है। वहां पे जो नील्हे, ठीक है, नील की खेती करवाई जाती थी, तिनकठिया प्रणाली जो अपनाई गई थी, उसमें गांधी जी आए थे और वहीं की चर्चा है, उसी में पुंडलीक जी की चर्चा की गई है। ओ सदा नीरा इसका सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की मां एकांकी में निम्न में से कौन पात्रा नहीं है? निम्न में से कौन पात्रा नहीं है सिपाही की मां? हमने सभी पात्रा जो है उनका नाम लिख दिया था, मुन्नी, विष्णु, कुंती, मानक, ठीक है, दीनू कुम्हार, दो बर्मा की लड़कियां भी आई थी उसमें, ठीक है। ये सभी क्या है? इसके पात्र। एक सिपाही भी रहता है, ठीक है। ये सब क्या है? सिपाही की मां एकांकी के पात्र हैं। देखते हैं, देखिए हमने आपको बताया कुंती कौन है? पड़ोसिन है। विष्णु मुन्नी की माँ है, ये भी है, मुन्नी विष्णु की बेटी है। और मानक अर्थात जो सिपाही है ये मुन्नी का भाई है, अर्थात विष्णु के जो दो संतान है, कौन कौन? मुन्नी और मानक। क्लियर? अब देखिए मालती, यह किस कहानी की पात्रा है? रोज की। किस कहानी की? रोज की। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों के जिम्मे था। यह पंक्ति किस पाठ से है? आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, कि पहले की बात बताई जा रही है। पहले जो हमारी परंपरा थी, ठीक है, लोगों द्वारा जो व्यवहार किया जाता था, ठीक है, निम्न वर्ग के लोगों के साथ, उनको बताया जा रहा है। तो आपको इसका आंसर क्या है? जूठन। देखने से ही पता चलेगा कि जूठन के बारे में बताया जा रहा है। यह जो बात है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिख रहे हैं। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आ गया ग्रामर का सेशन, ठीक है। हम सभी ने लगभग 50 प्रश्नों को किया है अभी तक, जो कि आपके बुक से था और सभी प्रश्न आपको करवाए गए थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है,
बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या है? बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अवैतनिक। क्या शब्द हो जाएगा? अवैतनिक। बिना वेतन के अर्थात अवैतनिक। चलिए आगे देखते हैं। कलम की कमाई खाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? कलम की कमाई खाने वाला, उसे क्या कहते हैं हम? मसीजीवी। क्या बोलते हैं हम इसे? मसीजीवी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जहां पुस्तकें छपती हो के लिए एक शब्द है टंकनालय। क्या कहते हैं उसको हम? टंकनालय कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जल में रहने वाली सेना, जल में रहने वाली सेना क्या कहलाएगी? नौसेना। क्या कहलाएगी? नौसेना। ठीक है। जो फल आहार करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? फलाहारी। क्या शब्द होगा? फलाहारी। मांसाहारी, जो मांस खाता है शाकाहारी, जो शाक का आहार करता है सर्वाहारी, जो मांस और शाक दोनों खाता है सर्वाहारी। क्लियर? छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा? छात्रावास। क्या शब्द होगा? छात्रावास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर देखिए छात्रावास कैसे होगा? छात्र जोड़ आवास, छात्र जोड़ आवास, छात्र और आवास मतलब रहने की जगह, छात्रों की रहने की जगह छात्रावास। ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन। राजदूत शब्द कौन सा समास है? राजदूत, अगर इसका हम विग्रह करें, ठीक है, विग्रह करने से ही आपको पता चलता है। विग्रह करते हैं तो राजा का दूत। क्या हो गया? राजा का दूत। बीच का क्या है? कारक चिन्ह क्या है? लुप्त है। कारक चिन्ह क्या है? बीच का लोप है। जिस भी, ठीक है, जिस भी समास में बीच का कारक चिन्ह ये क्या हो गया? लोप हो गया, हम लिख देते हैं राजदूत। तो बीच का कारक चिन्ह लोप रहता है, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष। क्या कहते हैं? तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी यह कौन सा हो जाएगा? का के की। आपने पढ़ा है का के की किसका होता है? करण कारक में आपने पढ़ा है किसका? संबंध कारक। का के की संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का के की। तो ये तत्पुरुष जो है यह क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। लेकिन इतना डीपली नहीं पूछता है आपसे, आपसे केवल तत्पुरुष बहुब्रीहि ही ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो गया, राजदूत हो गया, कौन सा? तत्पुरुष। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? आपको बताया गया है यथाशक्ति। ठीक है, आगे अगर यथा, प्रति, हर, भर ये सब आपको दिखता है आ, ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। क्लियर? आगे देखिए, भला बुरा। भला बुरा शब्द में कौन सा समास है? भला बुरा शब्द में कौन सा समास है? बीच में क्या है? हाइफन है। दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीतार्थक है। आपको हम बता रहे हैं, देखिए कर्मधारय, कर्मधारय में एक विशेषण रहेगा और एक विशेष्य रहेगा। एक विशेषण, कर्मधारय में एक रहेगा विशेषण, अर्थात आपको पता है समास दो पदों के मेल से बनता है, तो इसमें जो एक पद होगा वो विशेषण होगा, दूसरा पद जो होगा वो विशेष्य होगा। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे दो पद, उसमें से एक जो पद होंगे वो क्या होंगे? वो संख्यावाची होंगे। एक पद क्या होंगे? संख्यावाची होंगे। इसमें द्वंद्व है, द्वंद्व में आपको बीच में योजक चिन्ह देखने को मिलेगा और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीतार्थक, अर्थात उल्टा होंगे। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीतार्थक। बहुव्रीहि अर्थात जो शब्द आपको दिया गया है उसका अर्थ वो न निकल करके कोई विशेष अर्थ यह प्रकट करता है। विशेष अर्थ प्रकट करने वाला, उसको क्या कहते हैं हम? बहुव्रीहि। तो आप देख रहे हैं भला बुरा, बीच में क्या है? योजक चिन्ह, दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीतार्थक है। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। क्लियर? दोपहर शब्द कौन सा समास है? देखिए द्विगु में हमने क्या बताया? पहला जो होता है वो संख्यावाची होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे यह क्या है? संख्यावाची है। कौन सा हो जाएगा? द्विगु। जहां भी आपको पहला पद संख्यावाची दिखता है वह कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। क्लियर? माँ बाप शब्द कौन सा समास है? माँ बाप। देखिए बीच में योजक चिन्ह है, दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। कौन सा समास? द्वंद्व समास। ठीक है। चतुरानन शब्द कौन सा समास है? चतुरानन कहते किसे हैं? आपने पढ़ा होगा एकानन चतुरानन। ठीक है, तो चतुरानन क्या हो जाएगा? हम चतुरानन बोल रहे हैं लेकिन यह शिव भगवान को कहा जा रहा है। ठीक है, पंचानन राजा यहाँ पे, जिसके चार मुख हो, जिसके चार मुख हो अर्थात ब्रह्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। तो किसे बोलते हैं? ब्रह्मा को बोलते हैं चतुरानन, यह बहुव्रीहि हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें 5 प्रकार की संज्ञा के, जो 5 प्रकार है, आपने इन सभी को पढ़ा है। पहला है व्यक्तिवाचक। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। दूसरा हो जाएगा हमारा जातिवाचक। तीसरा हो जाएगा हमारा समूहवाचक। चौथा हो जाएगा, ठीक है, चौथा हो जाएगा अगर हम द्रव्यवाचक, ठीक है, और पांचवा हम लिखेंगे भाववाचक को। पांचवा लिखेंगे भाववाचक को। अब देखिए इसे, व्यक्तिवाचक किसे कहेंगे? किसी भी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान, ठीक है, इन सभी को क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। किसी भी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान, इन सब का अगर नाम आए तो वह व्यक्तिवाचक को दर्शाएगा। जातिवाचक। जातिवाचक से आप क्या समझ रहे हैं? ठीक है, जिससे पूरी जाति का बोध हो। ठीक है, जैसे कि हम गाय बोल दिए, दुनिया में जितनी गाय है सभी का बोध हो रहा है। अगर हम पुस्तक बोल दिए, दुनिया में जितनी पुस्तक है, रामायण, महाभारत, सबका बोध हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक। समूहवाचक, जिससे समूह का बोध हो, जैसे कि अगर हम गुच्छा बोल देते हैं, गुच्छा बोलने से एक समूह का बोध होता है। अगर हम भीड़ बोल देते हैं, भीड़ बोलने से क्या हो रहा है? एक समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, सेना बोल देते हैं, सेना बोलने से क्या होगा? एक समूह का बोध हो रहा है। अगर हम बोलते हैं सभा, सभा एक आदमी से नहीं हो सकता, इसमें लगभग 10-15 आदमियों की कमेटी होनी चाहिए, तो यह भी समूहवाचक को दर्शाएगा। क्लियर? अगला है द्रव्यवाचक, जिसे किसी पदार्थ का बोध हो, जिसे हम नापते या तौलते हैं, यह द्रव्यवाचक में आएगा। और पांचवा है हमारा भाववाचक, जिसे किसी की अवस्था, हर्ष, दुख, ठीक है, इन सभी को यह व्यक्त करता है, भाववाचक। अब देखते हैं बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा क्या कर रहा है? अवस्था को बता रहा है। किसमें आएगा? भाववाचक में। इसे हम देख नहीं सकते, महसूस करते हैं। पाटलिपुत्र शब्द कौन संज्ञा है? देखिए, पाटलिपुत्र एक विशेष जगह का नाम है। किसका नाम है? एक विशेष स्थान का नाम है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है? गुच्छा में आपने देखा है, हमने आपको बताया समूहवाचक में जिससे समूह का बोध हो, क्या हो जाएगा? यह समूहवाचक। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 66 है। देखिए 66 में क्या लिखा हुआ है? चीनी शब्द कौन संज्ञा है? हमने क्या बताया? जिसे नापा या तौला जा सके। ठीक है, जिसे नापा या तौला जाए उसे क्या कहते हैं? हम द्रव्यवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। चीनी को हम क्या करते हैं? तौलते हैं। चीनी को क्या करते हैं? तौलते हैं। 1 kg 2 kg ऐसे किस में आएगा? यह द्रव्यवाचक में आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, संज्ञा से यही 3-4 प्रश्न थे आपके। चलिए आगे देखते हैं। अब शुद्ध शब्द से प्रश्न है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, प्रणाम कैसे लिखते हैं हम? प्रणाम ऐसे लिखते हैं। समिति कैसे लिखते हैं? समिति ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दोनों में हर्षी होता है। और प्रसाद कैसे लिखते हैं? इसमें दंत सा का उपयोग किया जाता है, प्रसाद। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है प्रशंसा, सही लिखा गया है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। इतिहास से क्या बनता है? ऐतिहासिक। ठीक है, लोक से क्या बनता है? लौकिक। ये सभी आप सभी ने पढ़ा है विशेषण में। ठीक है, विशेषण के सेशन में आपने इन सभी प्रश्न को देखा है। लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? लौकिक। ठीक है, भारत का विशेषण क्या हो जाएगा? भारतीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 72 खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? खून पसीना एक करना अर्थात बहुत परिश्रम करना, अर्थात बहुत परिश्रम करना। ठीक है, उसने अपना खून पसीना एक कर दिया है कि वह परीक्षा में टॉप कर सके, अर्थात वो बहुत परिश्रम कर रहा है। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ। जब हम आपको प्रश्न करवा रहे थे मुहावरा के सेशन में, ठीक है, सेम यही प्रश्न था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपको सबसे उपयुक्त आंसर चुनना है। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन था लड़ाई करना भी, और डी ऑप्शन था एक, ठीक है, सब कुछ नहस तहस करना अर्थात नष्ट करना।
सब कुछ नष्ट करना, नहस नहस करना। तो इसमें उपयुक्त आंसर था नष्ट करना, लेकिन इसमें आपको यही ऑप्शन नहीं दिया गया है। सबसे उपयुक्त ऑप्शन है ईंट से ईंट बजाना का लड़ाई करना, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन होता है उसमें आपको टिक करना है। वैसे ईंट से ईंट बजाना अगर प्रश्न दिया है और अगर आपको लड़ाई करना और सब कुछ नहस नहस करना ये ऑप्शन है, तो सब कुछ नहस नहस करना इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, उपयुक्त, सबसे उपयुक्त जो आंसर होता है वो आपको चूज करना होता है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो इसका हो जाएगा वो क्या होगा, लड़ाई करना। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है इस प्रश्न में। चलिए आगे देखते हैं। 74 सेम क्वेश्चन हम सभी ने इसे किया है, गाल बजाना अर्थात डिंग हाँकना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था मुहावरा का। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है? अग्नि का आग, पावक, दहन। ठीक है, तो यहाँ पे पावक हो जाएगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वस्त्र, पटन, वशन, ये सब कपड़ा का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काजल शब्द क्या है? काजल क्या है? काजल 77 नंबर प्रश्न है हमारा। काजल पुल्लिंग होगा। काजल क्या होगा? पुल्लिंग होगा। आत्मा शब्द क्या है? आत्मा शब्द क्या है? आत्मा स्त्रीलिंग है। आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग है। और प्राण शब्द क्या है? प्राण शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 3 लिंग की तो यह संस्कृत में होता है। अगर आपने पढ़ा है कि अरे हमने तो पढ़ा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तो ये किस में होता है? ये संस्कृत में होता है। आपने पढ़ा तो सही है, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है। अभी आपको एग्जाम देना है किसका? हिंदी का। तो हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं। कौन कौन? 2 लिंग होते हैं। कौन कौन होता है? एक हट जाएगा, एक संस्कृत में अधिक होता है जो कि नपुंसक लिंग हो जाता है। एक हो जाएगा स्त्रीलिंग और एक हो जाएगा पुल्लिंग। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। 79 तक हम सभी ने देखा। 80 नंबर क्वेश्चन से पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का विलोम होता है दंड। क्या होता है? दंड। अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग का होता है विराग। ठीक है, अनुराग का क्या हो जाए? अनु को हटा करके वी लगा दिया गया। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन। कृपा शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? करुणा, दया, कोप, आशीर्वाद। कृपा का होता है कोप। गणतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा? गणतंत्र का होता है वितंत्र, गुलामी, राजतंत्र और परतंत्र। क्या हो जाएगा? राजतंत्र। गणतंत्र अर्थात लोगों का तंत्र और राजतंत्र अर्थात राजा का तंत्र, राजा का शासन। साकार शब्द का विलोम क्या होगा? साकार का क्या हो जाएगा? निराकार। साकार का क्या हो जाएगा? निराकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर जो क्वेश्चन है, दक्षिण शब्द का विलोम क्या है? दक्षिण का विलोम क्या हो जाएगा? सेम यही प्रश्न हमने आपको बताया था, एक ऐसे फिगर बना करके। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर हम इसे उत्तर मानते हैं तो यह क्या हो जाता है? दक्षिण। यह क्या हो जाता है? दक्षिण। ठीक है, यह क्या हो जाता है? पश्चिम। और यह क्या हो जाएगा आपका? पूर्व। तो अगर आपसे पूर्व का विलोम पूछता है पश्चिम, पश्चिम का विलोम पूछता है पूर्व, दक्षिण का विलोम पूछेगा उत्तर, उत्तर का विलोम पूछेगा दक्षिण। किसका पूछ रहा है? दक्षिण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखिए। नीलकमल शब्द कौन सा समास है? अगर हम बात करते हैं नीलकमल की, हमने आपको बताया था जिसमें एक विशेषण और एक विशेष्य हो। विशेषण अर्थात जो विशेषता बताता हो और विशेष्य जिसकी जिसकी विशेषता बताई जाए। यहाँ पे कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल हो जाएगा विशेष्य और नील जो है नीला कमल, तो नील जो है यह विशेषण हो जाएगा। यह विशेषता बता रहा है किसकी? कमल की, कि कमल जो है वह नीला है। तो नील विशेषण हो जाएगा, कमल विशेष्य हो जाएगा। विशेषण विशेष्य जिसमें होता है वह होता है कर्मधारय समास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? हमने आपको विशेषण में 4 प्रकार के विशेषण बताए थे। ठीक है, सार्वनामिक, परिमाण बोधक, गुणवाचक और एक था संख्यावाची। ठीक है, जिसकी हम गणना कर सकते हैं। और सार्वनामिक जहां संज्ञा से पहले, ठीक है, क्या आता है? सर्वनाम आता है, उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक। परिणाम बोधक जिसे हम नापते हैं, देखिए पानी को क्या करते हैं? नापते या तौलते हैं, किसमें आ जाएगा? परिमाणवाचक में। और परिमाण बोधक 2 प्रकार का था, अनिश्चित, अनिश्चित और निश्चित। क्या था? अनिश्चित परिणामवाचक और निश्चित परिमाणवाचक या परिमाण बोधक।
तो यह किस में आ जाएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक में, क्योंकि थोड़ा है, थोड़ा अनिश्चित है। थोड़ा कहने से आपको पता नहीं चल पाएगा कि हमने कितना पानी आपसे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगर इसी में रहता 1 लीटर पानी तो निश्चित परिमाण बोधक रहता, ठीक है। तो हमने आपको डीपली तक पढ़ा दिया है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी इन ऐसे प्रश्नों में। चलिए, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यह हो जाता है जगत, यह क्या हो जाता है, जगत। तो वर्ग का ये जो लास्ट अक्षर है आप देख रहे हैं, त थ द ध न, तो ये जो आधा वाला वर्ण है, ये जो न है, यह आधा वाला जो न है, यह किस में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में। तो यहाँ पे हो जाएगा जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, और किसी ऑप्शन में नहीं है, और ये हलंत होगा, ठीक है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद, विद्यार्थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं विद्या जोड़ अर्थी, अर्थात विद्या को, अर्थी अर्थात उपार्जन करने वाला, विद्या को जो उपार्जित करता है उसे तो हम विद्यार्थी कहते हैं। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर, दिक्क जोड़ अंबर, क्या होगा, दिक्क जोड़ अंबर, दिगंबर। चलिए आगे देखते हैं, मदिरालय, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मदिरालय, देखिए मदिरा, ठीक है, अर्थात शराब, और जोड़ आलय। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ भी आ निकल गया और यहाँ भी आ निकल गया, दोनों मिलकर के निर्माण करता है आ का, आ जोड़ आ होता है, ठीक है। आपने पढ़ा है स्वर संधि के दीर्घ संधि में, ठीक है। तो यह हो जाएगा मदी, मदिर, इसमें आ की मात्रा लग गई, और यह लय, मदिरालय। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मदिरा जोड़ आलय इसका सही ऑप्शन होगा। अनजान शब्द में उपसर्ग, अब आया उपसर्ग और प्रत्यय। हमने उपसर्ग में आपको क्या बताया है, आपको चुनना है पीछे से, सॉरी आगे से एक शब्द, और पीछे वाला जो ये जो होगा वो सार्थक होना चाहिए, पीछे वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा, सार्थक होगा। देखते हैं इसे, अगर हम अ चुन लिए, अगर हम अ को निकाल लेते हैं, न जान, कोई सार्थक शब्द है, नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगर हम अन को चुन लिए, इसमें से अलग कर दिए, जान एक सार्थक शब्द है, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन, अन इसका उपसर्ग होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। पीछे से क्या करना होता है, एक सार्थक शब्द सिलेक्ट करना होता है, चुनना होता है। पुरातन, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं पुरातन, तो पू अगर हम ले लेते हैं तो रातन बच गया, रातन एक सार्थक शब्द नहीं है। अगर हम पूरा ले लेते हैं, तन, तन एक सार्थक शब्द होता है, अतः पूरा इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग किसे कहते हैं, एक सार्थक शब्द के आगे ही तो जुड़ता है एक नया शब्द, जो कि क्या करता है, एक नए शब्द का निर्माण करता है। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग है, प्रतिनिधि, देखिए प्र को अगर निकालते हैं तो ती निधि हो गया, जो कि एक सार्थक शब्द नहीं है। अगर प्रति निकालते हैं, निधि, निधि एक सार्थक शब्द है, अतः प्रति इसका क्या हो जाएगा, प्रति इसका उपसर्ग होगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है, उपभाषा, उपभाषा में क्या उपसर्ग हो जाएगा, देखिए ऊ निकाल दिए तो प भाषा, प भाषा कोई एक सार्थक शब्द नहीं है। अगर हम इसमें से उप निकाल दिए, ठीक है, एक एक लेकर के आपको बढ़ना है, उप निकाल दिए, भाषा एक सार्थक शब्द हो गया, अतः उप इसका क्या होगा, उपसर्ग होगा। विशेष शब्द में वी अगर लेते हैं, शेष एक सार्थक शब्द बच गया, वी इसका उपसर्ग होगा, ठीक है। बस एक छोटा सा तरीका अपना करके आप सभी का उपसर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। बस पीछे आपको क्या करना है, एक सार्थक शब्द चूज करना है, और एक एक करके, अगर एक से नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने ऊ लिया और सार्थक पभाषा एक सार्थक शब्द नहीं निकला, तो क्या करेंगे, एक और बढ़ाएंगे, ऊ के साथ हम प को भी ले लिए, उप भाषा एक सार्थक शब्द निकल गया, अतः इसका उपसर्ग उप हो गया, ठीक है। विशेष में हमने देखा वी, सुकर्म में क्या हो जाएगा, सु लेंगे तो कर्म एक सार्थक शब्द है, सु हो जाएगा। क्लियर, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैं स्वयं खा लूंगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, मैं स्वयं खा लूंगा, हमने आपको बताया था किसका हो जाएगा, यह निजवाचक का, किसका, जिसमें आपको दिखेगा स्वयं और अपने आप, स्वयं और अपने आप, ये शब्द आपको जहां भी दिख जाए क्या कीजिएगा, निजवाचक सर्वनाम में मारिएगा। निश्चयवाचक में आपको क्या पता है कि इसमें निश्चित होता है, जैसे कि यह मेरी गुड़िया है, वह राधा का भाई है, ठीक है, एक निश्चित
समूह को दर्शाएगा, एक निश्चित वाक्य को दर्शाएगा, एक निश्चित कथन को दर्शाएगा। संबंधवाचक में जैसी करनी वैसी भरनी, आपको इसमें जैसी वैसी, जैसा वैसा, जितना उतना, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। जितना उतना, ये सब आपको क्या होगा, देखने को मिल रहा है, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, तो इस प्रकार के जो शब्द और वाक्य आपको देखने को मिलते हैं वो होते हैं संबंधवाचक के। यहाँ पे हमने देखा इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, निजवाचक, ठीक है। स्वयं के लिए निजवाचक का उपयोग होगा। बेईमान शब्द है, बेईमान शब्द कौन सा हो जाएगा, विदेशी, विदेशज, यह एक अरबी भाषा का शब्द है। बेईमान, बेईमान एक अरबी भाषा का शब्द है। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार है, आपको हमने बताया था लिंग के हिंदी में कितने प्रकार, 2, और संस्कृत में 3। कौन कौन, तो संस्कृत में नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और हिंदी में बात करें तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हमने 100 नंबर 100, ठीक है, क्वेश्चन को पूरा किया। देख लेते हैं सब्जेक्टिव को, किस प्रकार के सब्जेक्टिव आए हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, हमारे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। हमारे प्रिय उत्सव, आपने अगर दीपावली पे, ठीक है, किया है, हमने आपको बताया था किसी भी त्योहार के बारे में एक जरूर पूछा जाएगा। प्रिय उत्सव आपको दीपावली के बारे में पता है, आप लिखिए हमारा जो प्रिय उत्सव है वो दीपावली है, उसके बारे में आप पूरा निबंध लिख दीजिए। लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना होगा, पैराग्राफ में आपको चेंज करके लिखना होगा। आप जिस बारे में निबंध में बात कर रहे हैं, अगर उसके परिचय के बारे में बता रहे हैं तो पूरे जो पैराग्राफ है आपका उसमें आप परिचय के बारे में बताएं, दूसरा पैराग्राफ उसके महत्व के बारे में बताएं, तीसरा यह क्यों मनाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में बताएं, और चौथा उसके उपसंहार के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें मेरा प्रिय कवि, ये आप, ठीक है, मेरा प्रिय कवि, ठीक है, या मेरी प्रिय कवित्री, इस प्रकार, या मेरा प्रिय लेखक, ये आपसे एग्जाम में, ठीक है, पूछा ही जाता है, तो आप इसे भी ठीक कर ले। विज्ञान के चमत्कार, वन संरक्षण, आरक्षण नीति और मोबाइल और विद्यार्थी, ठीक है। तो मेरा प्रिय कवि और हमारे प्रिय उत्सव, ये सब आप सभी ने देख लिया है। हमारे प्रिय उत्सव में आप लिख सकते हैं आपका जो प्रिय त्योहार है, आपने सभी त्योहार के बारे में कंप्लीट जरूर किया होगा, ठीक है, तो आप उसमें से किसी भी त्योहार के बारे में, उत्सव के बारे में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से, इसमें इसका जो सब लिमिट होता है वो कम से कम आपको 250, ठीक है, अर्थात 250, 250 किसे कहते हैं, 250 को 250 से 300 के शब्दों में आप उसे लिखे। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता ही है। हमने आपको बताया है कि इसके लिखने का जो तरीका होता है, जो फॉर्मेट होता है, वह किस प्रकार का होता है कि निम्नलिखित, ठीक है, जो पंक्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है, किस चैप्टर से लिया गया है, वो आपको लिखना होता है। उसके बाद इसका जो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने या लेखक ने जो बताया है आप उसे लिखे, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट का पालन आप जरूर करें 4 अंक स्तरीय प्रश्नों में। वैसे ये हंसते हुए मेरा अकेलापन का वाक्य है। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मूल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। उपयुक्त जो पंक्ति है, उपयुक्त पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है, जूठन से। इसके रचनाकार कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। और उसके बाद इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने क्या कहा है, ठीक है, उसके बारे में आप बता दीजिए पैराग्राफ चेंज करके। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है, पुत्र वियोग से लिया गया है। आशा माई लाल लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। गजानन मानव मुक्ति बोध जी के द्वारा जो लिया गया है, जन जन का चेहरा एक, ठीक है, उससे यह प्रश्न लिया गया है आपका। चलिए आगे देखते हैं। अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें किसी पर्यटन स्थल पर घूमने के जाने का अनुरोध हो। हमने आपको 3 प्रकार का पत्र लिखाया था। एक जो अपने आप पिता माता भाई बहन दोस्त के यहाँ लिखते हैं, दूसरा था प्रधानाचार्य वर्ग शिक्षक के पास लिखते हो, और तीसरा अगर आपको अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, तो आपको बैंक प्रबंधक को फॉर्म लिखना है, या आवेदन लिखना है, या आपको मुख्यमंत्री के पास लिखना है, ठीक है, या जिला पदाधिकारी के पास लिखना है। उन सभी के पास के लिए हमने आपको दूसरा फॉर्मेट बताया था, ठीक है, आप उसका उपयोग करें।
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर देना है, अर्थात यह 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। मानव स्वयं को भैंसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? किससे है? रोज से लिया गया है यह प्रश्न, सॉरी सिपाही की माँ से लिया गया है। ठीक है, मानक कौन है? विष्णु का बेटा है। जहाँ भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, क्यों? यह किस चैप्टर से है? शिक्षा से है। ठीक है, प्यार का इशारा और क्रोध का द्विधारा, हृदय की बात का क्या अर्थ है? यह लिया गया है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है तुमुल कोलाहल कलह में, उनसे तुलसीदास के पद भगत सिंह की जो रचना है। ठीक है, एक लेख और एक पत्र, कबीर विषयक छपे में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है, उन्हें आपको लिखना है। सुभद्रा जी के पति कौन थे? लक्ष्मण सिंह चौहान, उनके बारे में आपको उनका इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, और ये हमारा 5 अंक से प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का उत्तर दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने देखा 4 अंक स्तरीय प्रश्नों को, ये भी आपको पूरा करवा दिया गया है। ठीक है, आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन क्योंकि 4 में से 4 प्रश्नों को, ये जो चारों प्रश्न है इन सभी को हम सभी ने देखा है, साथ में इन सभी प्रश्नों को हम सभी ने देखा है। ठीक है, जो कि आपको दिया गया है 2 अंक स्तरीय प्रश्नों में। साथ ही ये जो 5 अंक स्तरीय प्रश्न का है, हमने आपको बताया था 5 अंक स्तरीय प्रश्न के लिए जो आपका सारांश है किसी भी चैप्टर का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? बेन जॉनसन के क्या विचार है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। एडिसन के क्या विचार है? असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ठीक है, तो वही आपको लिखना है, और बातचीत में आपने जो जो पढ़ा है उसे आप लिख दीजिए। संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश लिखना है। रोज कहानी में कहानीकार ने किस प्रकार की मालती की अंत स्थिति व वाय स्थिति का वर्णन किया है, उसका सारांश लिख दीजिए रोज का। सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ अर्थात वही सारांश लिखिए। उड़सा शीर्षक कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। कलर की एवं शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि 5 अंक स्तरीय प्रश्न में मुख्यतः क्या पूछा जाता है? सारांश पूछा जाता है। निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। क्या करना है आपको? इसका काउंट करना है। ठीक है, 2 दिया गया रहता है, आपको केवल एक को सोल्व करना रहता है। क्या करना है? इसको काउंट करना है, 3 से भाग देना है, जितने शब्द आते हैं उतने में ही आपको इन सभी को डिफाइन करना है, लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम सभी ने देखा आज मॉडल पेपर को, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ठीक है दिया गया था। तो हम मिलते हैं अगले सेशन में। आप बने रहिए हमारे क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।